हेलो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर शैलेश कुमार यादव। और आप लोगों को पीरियोडिसिटी का ये तीसरा लेक्चर होगा आज का। तो पहला और दूसरा लेक्चर जो था, थोड़ा सा 5-10 मिनट उस पर भी हम डिस्कस करके फिर तीसरे लेक्चर को शुरू करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। एक कभी भी मतलब ये नहीं कि एंट्रेंस में आता है या नहीं आता है, लेकिन ये आपको आना जरूरी है। अगर ये आपका बेस सही है तो बाकी की चीज़ें भी आप आराम से कर लोगे। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, उसके पीछे का रीजन है कि ये बेस आपका सही नहीं रहता। तो इसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 10 से 12 वीडियो बनेंगे इस पे। आज ये तीसरी लेक्चर है, तो धीरे धीरे हम करके इसको आगे बढ़ रहे हैं। और जो टीजीटी साइंस में बच्चे बैठे हुए हैं और इस बार बैठेंगे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2016 में पेपर हुआ था, उसमें 10 सवाल आए थे। लगभग 62 क्वेश्चन में आपके 10 सवाल इसी चैप्टर से थे, और 2021 के पेपर में 11 सवाल इसी से थे। तो इसका मतलब है कि टीजीटी साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, अपने कान को, दिमाग को खोल के इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। 62 सवाल में 11 सवाल एक टॉपिक से आना मतलब कि बहुत बड़ा वेटेज है इस टॉपिक का। और मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएं। इस बार भी अगर पैटर्न सेम रहा तो चांसेस है कि 7-8 सवाल तो मिल ही जाएंगे। तो बहुत है, अगर 60-62 में एक टॉपिक से 7-8 सवाल भी मिलते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई भी नया टॉपिक या कोई भी नया लेक्चर शुरू करूंगा तो पुराने लेक्चर को 5 से 10 मिनट जरूर रिवाइज कराऊंगा, जिससे वो रिकॉल होता रहे। क्योंकि आप छोड़ देते हो, सारी वीडियोस देखने के चक्कर में पुरानी वीडियोस छूट जाती हैं आपकी। तो हर एक लेक्चर के पहले आपका 5 से 10 मिनट का रिकॉलिंग होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपको तो पता था जरूरत क्या पड़ रही थी इसकी। मैक्सिमम जितने भी एलिमेंट्स थे, अगर मैं आपको ये वाली फोटो दिखाऊं, इस फोटो में आपको क्या दिख रही है, स्लाइड में दिख रही है कि ये लाइब्रेरी पूरी की पूरी क्या है, बिखरी हुई है। ये लाइब्रेरी क्या है, बिखरी हुई है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये वाली एनसीईआरटी के 11th की केमिस्ट्री या फिजिक्स वाली किताब हमें ला कर दीजिए, तो ये आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। किताबें बिल्कुल निकल के फैल गई हैं, ढूंढोगे टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम तो लगेगा। अगर मैं यही काम इस तरीके से कर दूं, बिल्कुल अरेंज कर दूं, सारी किताबों को बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंज कर दूं, तो आपसे बोलूंगा कि भाई आप एक काम करो, जाके एनसीईआरटी की किताब लेकर आओ या फिजिक्स की किताब लेकर आओ, केमिस्ट्री की लेकर आओ। तो आप जाओगे उस पर्टिकुलर रैक से निकाल कर चले आओगे बहुत आसानी से, है ना। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स अगर बिखरे हुए होंगे, अगर एलिमेंट्स बिखरे हुए होंगे तो उन्हें हम यूज तो उस प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि जितने भी प्रॉपर्टीज उनकी होंगी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हम उनको एक टेबुलर फॉर्म में एडजस्ट कर देंगे तो वो क्या होगा कि आसान हो जाएगा उनकी स्टडी करने के लिए। तो सेम चीज यही है कि हमें पीरियोडिक टेबल की नीड ही इसीलिए हुई। और टेबल का मतलब ही है कि एक टेबुलर में एक सारे के सारे सिंक में क्या करना, ऐड करते जाना सारे की सारी प्रॉपर्टी के हिसाब से। मान लीजिए मैं इतने बड़े साइज का हूँ, तो मेरे जैसे दिखने वाले लोगों को एक जगह कर दीजिए, इनके जैसे दिखने वालों को एक जगह कर दीजिए। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका अरेंजमेंट अच्छा हो जाएगा। यही काम यहाँ पे भी किया गया है। ठीक है, तो ये इसकी नीड थी और इस तरीके से अरेंजमेंट करके वो बनाया गया। लेकिन कोई भी चीज अगर जब भी आती है तो उसके पीछे की हिस्ट्री होती है, डेवलपमेंट धीरे धीरे चीजों का होता रहता है। पहले हम प्राइमरी स्कूल में ब्लैक वाले बोर्ड पे पढ़ते थे, चौक से पढ़ते थे, वो भी फूटी टूटी थी। फिर धीरे धीरे हम व्हाइट बोर्ड पे आए, मार्कर लेकर आए। आज आपके सामने हम स्मार्ट बोर्ड पे हैं। पढ़ हम वहाँ पे भी रहे थे, पढ़ हम यहाँ पे भी रहे, लेकिन धीरे धीरे चीजों का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो हम उस वहां से शुरू करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसके पीछे थोड़ी 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 कॉन्ट्रीब्यूशन रही है और डेवलपमेंट हुआ है। तो यही चीज हमारे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का ही है कि शुरू में भी कुछ काम हुआ था, शुरू में भी कुछ काम हुआ था, फिर धीरे धीरे उसमें और मॉडिफिकेशन करते करते हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे पहुंचे हैं। और ये भी नहीं है कि अभी परफेक्ट है, अभी हो सकता है और भी मॉडिफिकेशन हो। साइंस है, साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होता रहना। तो आप अगर पुरानी बुक्स को फॉलो कर रहे हो या फिर पुराने पैटर्न पे हो, तो साइंस में चीजें बदलती रहती हैं, तो आपको अपडेटेड फॉर्म में हमेशा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे 1817 में। ये मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, बस 10 मिनट लूंगा आपका, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में एक बार रिकॉल करवा दूंगा, जिससे आपका पुराने पुराने लेक्चर भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाए। देखिए, ये जॉन डोबेनर जो थे 1817 में, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ट्रायड बनाया था। तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, जिसको ट्रायड बोला गया। ठीक है, उन एलिमेंट्स को क्या बोला गया, जो ग्रुपिंग में थे उनको ट्रायड बोला गया। ठीक, अब ट्रायड बोला गया तो ट्रायड में क्या इन्होंने बताया था कि पहले और तीसरे का जो सम होगा, मास का सम, वो दूसरे वाले का सम के बराबर होगा। उन्होंने ये बात बोली थी।
तो जब हमने इसको पहला और दूसरा कैलकुलेट किया और जब जोड़ के डिवाइड बाय 2 किया तो ये कुछ नंबर में वेरिएशंस दिखने लगे। इट मीन्स कि वहां पे आपका मेजरमेंट में प्रॉब्लम आई, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आई। इस वजह से डोबनर अपना यहाँ पे क्या हुए, डोबनर का जो था एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट के इनकरेक्ट आपको मिला उनके थ्योरी के अंदर। तो ये चीज थ्योरी वहां पे इनकी फेल हो गई। जब इनकी थ्योरी फेल हो गई तो भाई साहब कोई दूसरे लोग तो आएंगे इसको बढ़ाने के लिए, तो वहां पे न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया। मतलब ये ओवरऑल 10 मिनट का आपका लेक्चर पुराने 2 वीडियो को कवर कर रहा है। आप पढ़ लेना दोनों वीडियो, उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से है। 10 मिनट में मैं बस कवर कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड्स ने क्या किया कि एक अष्टक का इनका रूल भी है, न्यूलैंड्स का अष्टक रूल। इन्होंने क्या बोला कि जो पहला एलिमेंट होगा वो 8वें एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करेगा, है ना। जैसे ये है यहाँ पे सा रे गा मा पा धी नी सा, तो पहला सा पे 1 लिखा हुआ है, तो इस सा पे भी 8 लिखा हुआ है। 8वें नंबर पे भी सा लिखा हुआ है। इसका मतलब पहला और 8वां नंबर सेम है। इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया, इनके अकॉर्डिंग ये बात बोली गई। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आई, इनमें क्या प्रॉब्लम आई कि 8वें नंबर को एडजस्ट करने के लिए जो बोले कि 8वां नंबर होगा, उसके लिए वो एक एक में 2-2 एलिमेंट्स डालने लगे, 2-2 एलिमेंट्स इसमें ऐड करने लगे। जिसके वजह से अगर आप कह रहे हो कि हर 8वां सिमिलर है, तो मान लीजिए 10वां 11वां सिमिलर होने लगा, तो बीच वाले को उठा के एक ही बॉक्स में भर देना, चलो एक में 4 लोग बैठ जाओ। तो इन्होंने क्या किया, छेड़खानी की, अपने ही बातों से ये मुखर गए। तो अपनी बातों से ही मुखर गए, तो ये भी इनका भी क्या हो गया, फेल हो गया। फिर उसके बाद में लूथर साहब आए 1864 में, और लूथर ने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया, और एक ग्राफ में इनके लगभग 38 एलिमेंट और 6 डिफरेंट फैमिली थे। 38 एलिमेंट और 6 डिफरेंट फैमिली में इन्होंने एक पर्टिकुलर ग्राफ बनाया। इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर क्या हुआ भाई, इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर इन्होंने क्या देखा कि ये जो पहला जो इनकी पीक वाली पोजीशन है, पीक वाली पोजीशन पे अल्कली मेटल थे, पीक वाली पोजीशन पे अल्कली मेटल थे। आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये रिवीजन चल रहा है आपका। और आपका असेंडिंग मिड पे आपके क्या थे, हेलोजन्स थे। और डिसेंडिंग मिड पे क्या थे, आपके अल्कलाइन मेटल थे। पहले वाले गोले में पी ब्लॉक और दूसरे तीसरे गोले में आपके क्या थे, डी ब्लॉक। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दूसरे लेक्चर में ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भाई साहब बिल्कुल ठीक थे, बट इनकी थ्योरी थोड़ी इनकम्प्लीट थी। इनकम्प्लीट होने की वजह से मतलब इनको मान्य नहीं किया गया। मान्य का मतलब ये कि इन्होंने अपना 6 से 7 साल इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए लगाया, और इनकी जो है वर्क है वो पब्लिश नहीं हुई, नॉट गेट पब्लिश अंटिल 1870 तक इनके 7 साल लग गए। इन्होंने अपने काम को पब्लिश नहीं करवा पाए। और जिनके नाम पे पब्लिश होता है, जिनका वो होता है ऑथेंटिकली, वही सारी चीजें उन्हीं को होती है, ठीक है। चले आगे बढ़ाएं इस चीज को, देखिए। फिर उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन को तो बार बार करते रहिए, आपका ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप प्रपोज ग्राफली बाई लूथर मेयर। लूथर मेयर ने क्या ग्राफ बनाया था, लूथर मेयर ने क्या ग्राफ बनाया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का किसके साथ में, एटॉमिक वॉल्यूम का एटॉमिक मास एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास में। और एटॉमिक वॉल्यूम क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो भाई ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, बस रिवीजन चल रहा है। रिवीजन आपकी क्लास है 10 मिनट की, ठीक है। तब मेंडली साहब ने एंट्री मारी, और मेंडली साहब ने क्या बोला कि इन्होंने क्या किया कि 63 एलिमेंट थे। जब मेंडली साहब आए 1869 में जब आए, तो इनके पास में केवल 63 एलिमेंट थे उस टाइम पे। और 63 एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया। कुछ इन्होंने नए डिस्कवर्ड भी किए थे, जिसका आगे का नाम भी दिया गया था। उनका नाम क्या था, एके बोरान, एके सिलिकॉन, इनका नाम भी कुछ हुआ। कुछ इन्होंने कुछ ब्लॉकेज जो बॉक्स है कुछ खाली भी रखे, जो अनडिस्कवर्ड आपके एलिमेंट्स थे उनके लिए भी खाली रखे। तो ओवरऑल इन्होंने क्या किया कि सारी सारी चीजों को एक टेबल के फॉर्म में बना दिया। मैं आपसे ये कहूँ कि कोई चीज अव्यवस्थित तरीके से फैली हुई है, तो आप उसे अगर व्यवस्थित कर देंगे तो क्रेडिट आपका जाएगा। तो वही इन्होंने क्रेडिट ले ली। फिर इन्होंने अपने काम को क्या किया, पब्लिश कर लिया। लूथर साहब ने यही काम नहीं कर पाए थे,
तो इसीलिए हमेशा आप मेंडलीफ सुनते आए हो। तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सारी की सारी चीजें जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली ये क्या हुए, एडजस्ट हुए, और किसके रिस्पेक्ट में, एटॉमिक मास के, कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब पे अगर हम इसको देखें तो वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी सिमिलर होगी। तो इनके अकॉर्डिंग यही बात थी। तो जब ये यहाँ पे आए तो इनके भी कुछ मेरिट और डीमेरिट देखने को मिल गई। तो जब इनके मेरिट डीमेरिट देखने को मिली तो आगे एंट्री मारे कोई दूसरे साइंटिस्ट। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ इज द प्रॉपर्टी फंक्शन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, क्योंकि मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट की बात की थी। अभी जितने भी लोग थे, डोबनर, न्यूलैंड, लूथर, मेंडलीफ, सबने एटॉमिक वेट की बात की थी। मोजले साहब आए और मोजले साहब ने सारी लोगों को देखा और उन्होंने ऑब्जर्वेशन इनका ये हुआ कि मोजले साहब का ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि भाई अब यहाँ तो मैटर ये फंस गया कि सभी लोगों ने एटॉमिक मास को लेके फॉलो किया और धीरे धीरे कोई ना कोई थोड़े थोड़ा उनके मेरिट और डीमेरिट देखने को मिले। तो इन्होंने मास और के साथ साथ में एटॉमिक नंबर को भी लिया और एक्सपेरिमेंट किया, जिसे मोजले एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और मोजले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया भाई जी, इन्होंने मोजले एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन बीम, कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम लेके मेटल्स के टंगस्टन का जो टारगेट है, जो अपना एलिमेंट्स उस पर टारगेट किया, तो वहां से एक्सरे इमिट हुई और उसी एक्सरे के फ्रीक्वेंसी को उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। तो उनको ये मिला कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनको ये बात समझ में आ गई कि सारा का सारा जो खेल है, जो डीमेरिट्स आ रही हैं वो एटॉमिक मास की वजह से आ रही हैं। अगर हम इसी चीज को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली देखा है तो सारी की सारी चीजें सिमिलर आएगी। और इस हिसाब से इन्होंने पूरी की पूरी थ्योरी चेंज करके मोजले ने क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग काम शुरू किए। तो मोजले का जो बात थी, मोजले ने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट नेचर ऑफ द ग्राफ एज पर मोजले एक्सपेरिमेंट। तो मोजले का जो एक्सपेरिमेंट था, मोजले का एक्सपेरिमेंट जो आपका ग्राफ बना था, वो ग्राफ बना था फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड था एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर के जब बराबर था, एटॉमिक नंबर के बराबर था तो आपका रूट का ए वर्सेस एटॉमिक नंबर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी था। ये सवाल हो गए थे इन्होंने, मतलब कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था किसने दिया था, एक 2021 का सवाल है, 2021 सवाल टीजीटी 2021 का सवाल है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ गिवन बाय डोबनर, लूथर, मेंडलीफ एंड मोजले, 4 ऑप्शन। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ गिवन बाय मोजले, गिवन बाय मोजले। तो सवाल था ये, ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है। 2021 टीजीटी का क्वेश्चन है, कुछ मेरिट डीमेरिट थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमें पढ़ना था, तो हम लोग यहाँ तक थे भाई। 10 मिनट आपका खाया, कोई बात नहीं, हर दिन 10 मिनट खाऊंगा हर लेक्चर में, तो एक बार रिकॉल करूंगा मैं हर एक लेक्चर में, दिमाग में घुस जाएगा, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे 11th का हो, 12th का हो, नीट का हो, जेई का हो, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री का बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी एग्जाम चाहे जो हो, एग्जाम का कोई मतलब नहीं है कि किस लेवल का, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि नींव, जो कोई घर बनाते हो तो उसकी नींव तो जरूरी है, उसके ऊपर चाहे जिस तरीके का महल बना लो, खोपड़ी बना लो, झोपड़ी बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन नींव है ये आपकी। जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव बोली जाती है कि उतना आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब आप अप्लाई करोगे। तो ये भी वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बाकी चीज़ों पे ये अप्लाई होती है। तो ये हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट्स को आना चाहिए, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहा हो, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ये मेरे टॉपिक में नहीं है, मेरे एग्जाम में नहीं आता है, या इस जगह पे नहीं है, कहीं सिलेबस में नहीं लिखा है। भाई सिलेबस में नहीं लिखा है तब भी आपको पढ़ना है, पढ़ो इसको, पी जाओ, ठीक है। अब ये मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। अब यहाँ से आपका लेक्चर शुरू होता है, ठीक है, आपका यहाँ से लेक्चर शुरू होता है। मैं छोटा छोटा लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए, बहुत छोटा छोटा, जिससे आप जल्दी जल्दी क्या कर सको, रिवाइज कर सको। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब कि कितने तरीके के आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुए। तो एक आपका इस तरीके से आपका बना हुआ है, हल्का सा देखोगे इस तरीके से बना हुआ है आपका पीरियोडिक टेबल,
आपके यहाँ पे एस ब्लॉक वाले हैं, यहाँ पे आपके डी हैं, यहाँ पे आपके पी हैं, है ना, यहाँ पे पी हैं। कह रहा इट कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड विच आर हॉरिजेंटल रो, जो हॉरिजेंटल वाले हैं, जो क्षैतिज हैं, जो क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब क्या होता है भाई, हॉरिजेंटल, जो क्षैतिज हैं, हॉरिजेंटल हैं, वो कितने हैं, हॉरिजेंटल वाले कितने हैं, 7 हैं, जिनको हम पीरियड बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, आवर्त बोलते हैं, आवर्त। कितने, 7। और एक किस चीज का इंडिकेशन देता है, बैलेंस सेल को बताता है। किस चीज को बताता है भाई, बैलेंस सेल को। अब कैसे बताता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी उस चीज पे मैं आऊंगा। और ये कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप, 18 ग्रुप हैं जो वर्टिकल, जो खड़ी खड़ी लाइनें होती है उनको वर्टिकल बोलते हैं, जो ऐसे पट पट लाइन होती है उनको हॉरिजॉन्टल क्षैतिज बोलते हैं। तो 18 आपके क्या है यहाँ पे, 18 आपके ग्रुप हैं, वर्ग हैं ना। आवर्त होता है, आवर्त होता है और वर्ग होता है, आवर्त और वर्ग। तो आवर्त आपके 7 और वर्ग आपके 18, खड़ी खड़ी लाइनें 18 हैं और बैट बैट लाइनें 7 हैं। तो ये आपका क्या इंफॉर्मेशन, किस तरीके की चीजों को ये इंडिकेट करता है, कॉन्फ़िगरेशन का पता चल जाता है इस चीज से। किस क्या पता चल जाता है, कॉन्फ़िगरेशन का। अब देखिए क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का पता चल तो चल जाता है, लेकिन है क्या मैटर, मैं आपसे ले लिया, मतलब यहीं पे मैं आपको समझा दूं कि जैसे मैं ले लिया यहाँ पे सोडियम, क्या ले लिया भाई, सोडियम। सोडियम आपको पता है कि इसका परमाणु क्रमांक, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 2 2 4 2 6 4 10 1 11 11, ये आपका क्या है, आपका 3s1 है, 3s1। अब लिथियम इसी फैमिली का है, देखो भैया लिथियम भी इसी फैमिली, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम क्या है यहाँ पे 3 11 ये 19। लिथियम का क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1। पोटेशियम का क्या हुआ कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 10 8 18 और 4s1। अब आपको एक चीज देखने को मिल रहा है भाई, एक बात आप यहाँ पे देखिए कि इसका जो बाहरी है 2s1 3s1, इसका क्या है 2s1 और यहाँ पे क्या है 3s1 और यहाँ पे क्या है 4s1। मतलब ये है आपका कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, यही तो बात हो रही थी ना, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की एक रेगुलर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखती जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए ना, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे S1, यहाँ पे S1, यहाँ पे S1, इस तरीके की चीजें आपको रेगुलर चीजें दिखने को मिलनी एक ग्रुप में। तो यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन का पता आप लगा लिए। अब यहाँ पे बैलेंस सेल का पता लगाता है कौन, बैलेंस सेल आपका आवर्त, जो आपकी पीरियड होती है वो क्या होती है, बैलेंस सेल की बात करती है। तो बैलेंस सेल को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को समझ लिया, बैलेंस सेल को समझिए कैसे। मान लीजिए यहाँ पे आपका है बोरान, बोरान है आपका यहाँ पे, बोरान, बोरान के बाद में आगे क्या आता है भाई, बोरान के आगे क्या आता है कार्बन, कार्बन के बाद में क्या आता है बोरान कार्बन, उसके बाद में क्या आता है नाइट्रोजन। चलिए 3 का ही देख लेते हैं, बोरान कार्बन और नाइट्रोजन का देख लेते हैं। बोरान कार्बन और नाइट्रोजन, तो बोरान का कितना होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 और 2p1, क्या होगा भाई यहाँ पे 2p1। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा 2p2, इसका क्या होगा नाइट्रोजन का 2p3 2p3। तो एक बात आपको समझ में आ रही कि जो इसके सेल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 2, जो इनके सेल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 2 हैं। 2 सेल मतलब कोष, जो उनको बोलते हैं हिंदी में कोष बोलते हैं, इनके कोष कितने हैं 2 हैं। इसका मतलब ये है ये सारे के सारे ये इंडिकेट करता है कि किस आवर्त में ये प्रेजेंट है, कौन से कोष में प्रेजेंट है, किस आवर्त में। कोष इंडिकेट करता है आवर्त को। मतलब अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आप फाइंड आउट कर लिए, दैट मीन्स कि आपने पीरियड को फाइंड आउट कर लिया। आपको ये बात क्लियर है?
देखो भैया यहाँ पे आप इस चीज को समझो कि सारे के सारे दो 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 में दिख रहे थे, दो 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 में दिख रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये सेकेंड आवर्त का, द्वितीय आवर्त का आपका क्या है, एलिमेंट है। ये बाकी आगे की चीजें हमें आपको समझाऊंगा यहीं पे। तो आपका ये बात क्लियर होगा कि ये आपका जो पीरियड्स है, जो आवर्त है, ये आपको क्या बताता है, आपके बैलेंस सेल की इंफॉर्मेशन देता है। और ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, आपको कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन देता है। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। नोट में देखिए क्या लिखा है कि जो पीरियड नंबर है, जो आवर्त संख्या है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर है। जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी उसके बराबर है। तो सब में हाईएस्ट क्या आ रही थी, 2p1, 2p2, 2p3। तो जो 2 था वो क्या था, क्वांटम नंबर था, वो उसके कोस थे। तो वही कोस के बराबर ही आवर्त होगा। राइट, बात समझ में आ गई। चले आगे देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई यहाँ पे, देखो एकदम मन लगा के पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। अगर आपको आता होगा तो स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी पढ़ लेना, एक बार रिकॉल कर लेना, लेकिन छोड़ना मत इसको। फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट। तो पहला पीरियोडिक जो आवर्त है उसमें दो एलिमेंट हैं। कौन कौन से होते हैं, ये हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन से होते हैं भाई, हाइड्रोजन और हीलियम। देखो ना यहाँ पे, हाइड्रोजन और हीलियम। पहले आवर्त में कितने हैं, दो। कौन कौन है भाई, हाइड्रोजन और हीलियम है। यहाँ पे देखो, ये पहला आवर्त है ना, पहले आवर्त में कौन कौन है यहाँ पे, ये आपका हीलियम है और ये आपका हाइड्रोजन है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट है। कितने हैं भाई, दो एलिमेंट। मतलब आपके दो एलिमेंट हैं। दो एलिमेंट किसमें है, आपके दो एलिमेंट किसमें है, फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट वाले में आपके दो एलिमेंट हैं और बाकी में देखो ज्यादा है। तो एक सवाल ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा आवर्त है, ऐसा कौन सी आवर्त है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या सबसे कम है, जिसमें एलिमेंट की संख्या सबसे कम है। मतलब ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें तत्वों की संख्या सबसे कम है। तो वो आवर्त कौन सा होगा, आपका पहला। वो पीरियड कौन सा होगा, आपका पहला पीरियड है जिसमें आपका सबसे कम एलिमेंट्स कितने हैं, दो। और दोनों के दोनों गैस हैं। सवाल ये भी पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा आवर्त है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स गैस के फॉर्म में हैं। ऐसे आवर्त का नाम बताओ, ऐसे आवर्त कौन सा है जिसमें सारे के सारे गैस के फॉर्म में हैं। तो आपका आंसर होगा पहला, पहले में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। तो ये आपका पहला आंसर होगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, खोपड़ी में घुस रही है, नहीं घुस रही है। तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले वाले को फाइंड आउट कर लिया भाई। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। यहाँ पे देखो अब क्या है, बोला गया है कि आपसे ये भी बोल दिया जाएगा सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पीरियोडिक आपका कौन सा पीरियड है। तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट। कौन सा फर्स्ट, कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं, दो। कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। और दोनों कौन से फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। कौन कौन सी बात समझ में आई, पहली बात ये समझ में आई कि सबसे छोटा कौन सा है, पहला। दूसरी बात ये समझ में आई कि कितने हैं, दो। तीसरी बात क्या समझ में आई, तीसरी बात क्या समझ में आई कि सारे के सारे गैसियस के फॉर्म में। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए भाई, ये सवाल पूछ दिया जाए कि भैया एक बात बताओ सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, तो वन। ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें सारे एलिमेंट गैस फॉर्म में है, तो वन। दिमाग में चला गया, सवाल बन सकते हैं स्टेटमेंट के, तो याद रखना। द रिमेनिंग पीरियड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स कंसिस्ट ऑफ 8 8 18 18 32 32। देखो भाई, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और छह, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो दूसरा तीसरा इसमें 8 8 एलिमेंट और चौथा में 18 18 और छठा में आपके 32। ये इतने एलिमेंट्स हैं आपके, 8 8 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32 आपके क्या है, एलिमेंट्स। किसमें, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में और छठे में। सातवां इनकम्प्लीट बोला जाता है। अभी उसमें 32 एलिमेंट है लेकिन उसको फिर भी इनकम्प्लीट बोला जाता है। सातवें को क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट। अब देखो भाई, 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ, 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ कौन कौन से, छठा में और सातवें में। जो छठा पीरियड है और सातवें पीरियड में है उसमें 14 एलिमेंट कौन कौन से हैं, लेंथेनाइड और
एक्टिनाइड वाले हैं, जिनको हम बाद में एफ ब्लॉक भी बोलते हैं। मतलब जो आपके छठे और सातवें आवर्त में, छठे और सातवें पीरियड के अंदर जो 14 एलिमेंट रखे गए हैं, वो 14 के 14 एलिमेंट जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं, 14 लेंथेनाइड 14 एक्टिनाइड, वो सारे के सारे क्या है आपके एफ ब्लॉक के कैटेगरी में आते हैं। और ये शुरू कहाँ से होता है? एटॉमिक नंबर 58 से लेके, एटॉमिक नंबर 58 और फिर नीचे एक्टिनाइड वाला एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होता है। पिछली बार जीआईसी के पेपर में दे दिया था कि लैंथनम La 57, एटॉमिक नंबर 57 कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, बी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को अच्छे से नहीं देखेंगे तो भैया बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, सवाल आपके वहीं पे गलत हो जाएगा। तो देखो सवाल क्या था जीआईसी के मेंस में, जैसे कि प्री वाले एग्जाम में था सवाल यही कि ये जो लैंथनम है आपका, ये लैंथनम कौन से ब्लॉक का है? आप सबके दिमाग में ये है कि भैया ये एफ ब्लॉक में नीचे पड़ा हुआ है, एफ ब्लॉक में यहाँ पे ए नीचे पड़ा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे आपका क्या सीन है? यहाँ पे आपका सीन ये है कि यहाँ पे क्या 57 है, ये 57 57, ये क्या है यहाँ पे 57, और यहाँ पे क्या है आपका 89। ये दो 57 और 89, ये जो 57 और 89 है, ये डी ब्लॉक वाले हैं। कौन से वाले हैं भाई? ये डी ब्लॉक वाले हैं, डी ब्लॉक वाले। तो यहाँ पे आपका लैंथनम कहाँ पे है? 57 डी ब्लॉक में। तो आपका जो एफ ब्लॉक का शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? सीरियम से शुरू हो रहा है, सीरियम से। तो आपका यही सवाल था, मैक्सिमम लोगों ने एफ ब्लॉक मारा था लेकिन वो गलत, डी ब्लॉक है। लैंथनम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, और आपका सीरियम से आपका शुरू हो रहा है क्या? सीरियम से शुरू हो रहा है क्या? लैंथेनाइड। और क्या बोला देखिए, क्या बोला? कौन सा पीरियड है? 1 2 3 4 5 6। क्या बोला कि छठे और सातवें में 14 एलिमेंट हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के। तो काउंट करिए। मान लीजिए अगर आप को नहीं पता होता तो आप लिथियम काउंट कर लेते। लैंथनम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट इसमें, 15 एलिमेंट इसमें। भैया 15 एलिमेंट नहीं है। ये जो पहला है, ये जो ये वाले, ये जो पहले वाले हैं, ये दोनों कहाँ पे हैं? वो डी वाले में है। 14 एलिमेंट्स आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के अंदर हैं जो एफ ब्लॉक में आते हैं। तो आपसे ये कभी भी सवाल ये पूछ सकता है कि एक्टिनाइड्स और लैंथनम, एक्टिनम और लैंथनम कौन से, एक्टिनम और लैंथनम कौन से ब्लॉक के हैं? तो आंसर आप दे देना भैया आराम से। बात समझ में आ गई? सवाल समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ाते हैं चीजों को। यही लिखा गया ना कि 14 एलिमेंट ऑफ बोथ, छठा और सातवां, 14 एलिमेंट ऑफ बोथ छठा और सातवां, उनमें कौन सा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आर प्लेस बिलो द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो मेन बॉडी है पीरियोडिक टेबल के, उसके नीचे रखा गया 14, और आपने काउंट किया तो 15 आ रहा। तो जो पहला 58 वाला और 90 वाला लैंथनम और एक्टिनम, वो आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नहीं है। बात समझ में आ गई? क्या समझे? तो चले आगे। तो ऑल एफ ब्लॉक बिलोंग टू द थर्ड ग्रुप। तो जितने एफ ब्लॉक हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जितने हैं वो थर्ड ग्रुप में बिलोंग करते हैं भाई। क्यों? यहाँ पे देखो ना, एफ ब्लॉक वाले के लिए जगह कहाँ पड़ी हुई है? ये जगह आपकी है, ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये कौन से वाले ग्रुप के पास में है? थर्ड ग्रुप। तो आपसे ये पूछ ले कि आपके जितने भी एफ ब्लॉक वाले कौन से ग्रुप में प्रेजेंट हैं? तीसरा। एफ ब्लॉक कहाँ पे? तीसरा। एफ ब्लॉक तीसरा, खोपड़ी में भर लो, एफ ब्लॉक तीसरा। और उसमें लैंथनम और एक्टिनम आपके डी ब्लॉक है, नॉट एफ ब्लॉक। और उसमें एक्टिनाइड और लैंथेनाइड में, लैंथेनाइड वाला जो पोर्शन है उसमें लैंथनम, और एक्टिनाइड वाले पोर्शन में एक्टिनम। ये आपके कौन से हैं भाई? डी ब्लॉक में। और तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? ये दोनों के दोनों आपके थर्ड ग्रुप में हैं। ठीक। तो एफ ब्लॉक वाले कहाँ पे प्रेजेंट है? थर्ड ग्रुप के अंदर। आपकी खोपड़ी में घुस गई भाई। मतलब ये सारे के सारे डी ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के, ये सारे के सारे डी ब्लॉक के हैं। ये कौन से वाले? चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, यहाँ से लेके सारे के सारे क्या है? डी ब्लॉक के हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड ग्रुप में ये वाला जो है, यहाँ पे आपके एफ ब्लॉक वालों की भी प्रेजेंस है मौजूद। बात समझ में आ गई? चले आगे। चलिए
देखो हर चीज आप लोग पढ़े होगे, पहले भी पढ़े होगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो भाई, हर आदमी अपने हिसाब से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल को अपने अपने हिसाब से याद किए हुए हैं ना। मैं ये किसी पे भी नहीं थोपूंगा कि तुम इसी तरीके से याद करो। जिसको जिस तरीके से याद है वो उस तरीके से याद कर लेगा। जिसको नहीं याद होगा, मैं भी इस तरीके से लिख रखा हूँ, आप भी क्या कर लो, ऐसे याद कर लो, या फिर जो और भी आसान ट्रिकें हो सकती हैं उस ट्रिक से याद कर लो। मतलब मैं इसमें आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा कि यही करो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो देखो ये आपके एस ब्लॉक वाले हैं और ये आपके डी ब्लॉक वाले, फिर उसके बाद में अगले अगले वाले स्लाइड में आपको पी ब्लॉक वाले मिल जाएंगे। तो मैं पहले एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, ऐसे आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये आपका मतलब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन तो नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से याद कर लेना भाई। आप दुनिया दुनिया मतलब मैक्सिमम लोग कहते हैं यही ट्रिक अपनाते हैं, और मैंने भी यही ट्रिक अपना यूज किया है। यहाँ पे क्या लिया है, हमारे लिए ना करना रब से फरियाद, हमारे लिए ना करना रब से फरियाद। पहला क्या है, अल्कली मेटल में हमारे लिए ना करना रब से फरियाद। दूसरा क्या है, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसमें जो है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा अपने बाप से कन्या मांग रहा सुंदर सी, चलो बाप ने उसकी शादी भी कर दी उससे। अब जब कन्या आ गई, शादी हो गया, तो उससे वो डिमांडिंग है, उस पर भी बात करेंगे। तो एस ब्लॉक वाले में आपका हमारे लिए ना करना रब से फरियाद, बाप मांगे कन्या, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। मेरे दिमाग से, मेरे माइंड से निकल गया बाप मांगे कन्या। ऐसा नहीं है भाई, वैसे कलयुग ही चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो ये हो गया आपका एस ब्लॉक का। पहले पी ब्लॉक का देख लेते हैं, फिर उसके बाद में डी ब्लॉक का देख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, पी ब्लॉक वाले में लोग, सब दुनिया में सब लोग यही कहते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना। बोरान फैमिली वाले को, कार्बन कार्बन की फैमिली है, कार्बन फैमिली में, कार्बन की फैमिली कसाई जानते हो, कसाई ना, सुने बहुत हो गए। कसाई जी टी ले ना, कसाई जी को टी मतलब चाय, कसाई जी, कसाई जी टी ले, टी मतलब टीन, ले मतलब लेड ना, कसाई जी टी ले ना। और यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये है नाइट्रोजन फॉर नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, है ना। और फिर ऑक्सीजन, जब एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में क्या कहते हैं, चेपते हो ना, बगल वाले सारे दिखा दे तो बगल वाले, अरे हमसे नहीं, बगल वाले से टेपो तुम ना, हमसे मत टेपो। तो उससे टेपो, बगल वाला कह रहा है उससे टेपो, उससे, तो उससे टेपो, उससे टेपो। अब यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला है। फिर कल बारिश आई अटरिया पे, हमारी अटरिया पे बारिश आ गई फिर से कल से, तो फिर कल बारिश आई अटारी पे। यहाँ पे देखो हीना नेहा और करीना जिंदा रहना, वापस आएंगे, है ना। जितने जितने लड़के होंगे उनको बहुत मजा आता है, हीना नेहा का नाम ले लो, करीना का नाम ले लो, तो भैया हम वापस आएंगे, ठीक है। सब लोग जिंदा रहना यहाँ पे, मतलब ये है, ये इस वाले में अपने हिसाब से याद कर लेना भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना, रट लेना अपना। अगर कोई ट्रिक होगी तो वो ट्रिक अपने हिसाब से यूज कर लेना, ठीक है। यही चीज यहाँ पे डी वालों में है, ठीक है। इस पे मैं उतना जोर नहीं दूंगा, समझाने वाली चीजों पे जोर दूंगा। पहला सवाल आपका इस यहाँ पे है, तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप बनने वाले हैं, थोड़ा सा जो अब सवाल वाला एकदम फेस वीडियो में आपको सवाल कराता हूँ, फिर उससे रिलेटेड आगे के आगे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। अभी ये पहला लेक्चर आपका यहीं पे ये वाला कंप्लीट करता हूँ, तीसरा वाला।
इसके बाद में अब जो चौथा लेक्चर ही शुरू करूंगा, छोटे छोटे लेक्चर आपको दूंगा जिससे रिवीजन आपका आराम से हो सके। तो अभी आप चौथे लेक्चर में मैं जल्दी मिलूंगा आपसे, तो कुछ क्वेश्चंस के साथ में मिलूंगा जो आपने आप पढ़ा है उससे रिलेटेड 2-4 प्रॉब्लम, फिर थोड़ी सी थ्योरी आगे। तो अभी के लिए आप इतना ही रखो, अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद में अगले लेक्चर में।